स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के महामैराथन क्लास की दूसरी श्रृंखला आज हम लेकर के मौजूद हैं। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 35 प्रश्नों को हल किया हुआ था और साथ ही उनकी महत्वपूर्ण जो व्याख्याएं थी, उनसे जुड़े हुए जो अन्य बिंदु थे, उन सभी पर बहुत गंभीरतापूर्वक हमने डिस्कस किया हुआ था। और अंत में एक प्रश्न हमने दिया हुआ था आप सभी के लिए टेस्ट के रूप में। वो प्रश्न ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीसल देव रासों में किस रस की प्रधानता मानते हैं। तो कई सारे लोगों ने उसका उत्तर दिया भी, क्योंकि ये प्रश्न सबसे अंत में था तो बहुत कम लोग सबसे अंत तक पहुंच पाते हैं। 5 से 6 मिनट 10 मिनट बहुत मैक्सिमम लोग जाते हैं और उसके बाद ऊब करके वीडियोस को छोड़ देते हैं, चाहे कितने भी महत्वपूर्ण हो। लेकिन जो लोग अंत तक गए उनके लिए ये प्रश्न था और इसका जो सही उत्तर था वो था श्रृंगार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीसल देव रासों में श्रृंगार रस की प्रधानता मानते हैं। तो ये प्रश्न था और इसका सही उत्तर ये है, आप ध्यान कर लें। आगे हम देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस क्लास के अंतर्गत आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये ध्यान रखें। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने इन्हें श्रृंगारिक कवि माना है, भक्त कवि नहीं माना है। शुक्ल जी ने लिखा कि विद्यापति शैव थे, इसलिए इन्होंने श्रृंगारिक पद ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो ये बात वहाँ पर है और फिर लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किस कालावधि की साहित्य इतिहास वर्णित है। यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि ये पुस्तक किसकी है। हिंदी साहित्य के इतिहास की ये पुस्तक किसकी है। तो ध्यान रखेंगे, राम कुमार वर्मा जी की ये पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब इसमें जो कालावधि है वो 693 से 1693 ईस्वी है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है इस इतिहास की पुस्तक का और ये भक्ति काल तक को ही कवर करती है। ये भी ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भक्ति काल तक ही कवर करता है। कई बार इस तरह से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस रचना का आरंभ में नाम उर्मिला उत्ताप रखा गया था। ऑप्शन प्रियप्रवास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात और साकेत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साकेत। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत का आरंभिक नाम उर्मिला उत्ताप रखा गया था। उर्मिला केंद्र में है इस पूरी रचना के। इसका नवम सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उर्मिला के विरह वर्णन का पूरा चित्रण है। उसी के आधार पर शुरुआत में उर्मिला उत्ताप रखा गया था, जिसका नाम बदल के बाद में साकेत कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन भारतेंदु युग, भारतेंदु पूर्व युग, द्विवेदी युग, प्रगति प्रयोग काल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को कई सारी प्रेरणाएं जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से उस दौर में मिलती रही। और कल की क्लास में हमने आपको बताया हुआ था कि एक और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जो कि द्विवेदी युग से जुड़े हुए हैं, वो है नाथूराम शर्मा शंकर। और इसके अलावा एक और है पद्म सिंह शर्मा। ये सब द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। कई बार इस तरह से पूछ लिया है पद्म सिंह शर्मा किस युग के रचनाकार हैं, नाथूराम शर्मा शंकर ये किस युग के रचनाकार हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको तैयार रखना है और ध्यान रखें कि मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ निम्न में से कौन सा कवि रहता था। ऑप्शन बिहारी लाल, विद्यापति, सेनापति, मतीराम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विद्यापति। तिरहुत के राजा, तिरहुत उड़ीसा में है,
तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ विद्यापति जी रहते थे, उनके आश्रित कवि थे, और बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ रहते थे। तो ये बातें भी ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं, लेकिन ये आपकी स्कोरिंग में नंबर बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों ऐसे पूरे के पूरे प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में, और सबसे लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न हमने आज भी टेस्ट के रूप में शामिल किया हुआ है। तो जुड़े रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे तो उस प्रश्न तक पहुंचेंगे और आप सभी के उत्तर की प्रतीक्षा हमें रहेगी। हम चेक करेंगे उसे। त्रिपिटकों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध शिक्षा के ग्रंथ थे और उनकी भाषा थी पाली। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत किस नाटक में है? ऑप्शन ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, चंद्रगुप्त नाटक की ये गीत की पंक्ति है। कमेंट करके आप बताएं कि चंद्रगुप्त नाटक में यह पंक्ति कौन गुनगुनाता है, किसने गाया हुआ है इस गीत को। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नागबोडस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हबीब तनवीर। चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्यकृति है। देखते हैं अगला प्रश्न, तुम्हें रुपया खा गया एकांकी के लेखक कौन है? सबसे पहले इसका नाम ही ध्यान रखिए, बहुत रोचक है और ये एकांकी विधा की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में भगवती चरण वर्मा, राजीव सक्सेना, रघुवंशी, विनय रंजन। तो इस एकांकी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, इस एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। हमने इन सभी प्रश्नों को अप्रैल, मई, जून के दौरान कई बार पढ़ाया हुआ क्लासेस में, और वो हमारे 10 से 15 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट होते थे। तो हो सकता है बहुत पीछे चले गए हों वो सारी क्लासेस। हमने इसीलिए मैराथन क्लास के रूप में उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह एकत्रित करके एक वीडियो में करने का प्रयास किया है, ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सकें परीक्षाओं के दौरान, आपको कोई कठिनाई ना आए। देखते हैं अगला प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन यशपाल, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर है यशपाल। पर्दा कहानी ये आपको उत्तर प्रदेश की जो इंटर की परीक्षा होती है, इंटर का सिलेबस है, उसमें भी आपको ये पर्दा कहानी मिलेगी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी ये कहानी लगी हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है एक परिवार की, कि एक पर्दे की आड़ में गरीबी और जो बहुत सारी कमियां हैं परिवार की, बहुत दर्द है, वो सब छिपाया जाता है, और कर्ज में डूबा हुआ परिवार, और जब उसका पर्दा गिरता है, पर्दा, इज्जत, मान सम्मान, बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। तो ये कहानी उस रूप में है, पढ़िएगा आप लोग, बहुत शानदार है, दिलचस्प कहानी है। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन में है 1184 से 1350, 993 से 1318, 750 से 1375, 700 से 1444। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1184 से 1350। ये गणपति चंद्रगुप्त जी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। दूसरे नंबर पे जो लिखा है 993 से 1318, ये आदिकाल की जो समय सीमा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी हुई है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इस तरह के सभी प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से। वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब कुछ इसमें है व्यवस्थित ढंग से। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नवलेखन का आरंभ कब से माना? ऑप्शन 1936, 1943, 1953, 1903। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1953। नवलेखन काल
नगेंद्र जी की पुस्तक में 1953 से उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से हिंदी साहित्य में लेखन की एक नई दुनिया, एक नया अंकुर दिखाई पड़ता है, तो उसे उन्होंने नवलेखन काल नाम दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इसे। 1943 में आप सभी जानते हैं कि प्रयोगवाद का आरंभ और तार सप्तक का आगमन, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। 1936 प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप एक प्रश्न के बहाने ध्यान रखेंगे तो आसान होगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बच्चन सिंह की पुस्तक है। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसे पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं, बताएं इसका सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है 1996। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1996 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल के अंतर्गत फागु काव्य परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? ऑप्शन, सिद्धों से, नाथों से, जैनियों से, तांत्रिकों से। इसका जो सही उत्तर है वह है जैनियों से। आदिकाल के अंतर्गत फागु काव्य जो परंपरा रही है वो जैनियों से आरंभ होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, श्री नेमिनाथ फागु के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन, सोमप्रभु सूरी, राजशेखर सूरी, दिल्हड़, जिनदत्त सूरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजशेखर सूरी। श्री नेमिनाथ फागु, ध्यान रखेंगे इसे, श्री राजशेखर सूरी के नाम के साथ इसे जोड़ के देखिएगा इस रचना को। इसके अलावा देखिए दिल्हड़ की रचना गय सुकमाल रास है। सोमप्रभु सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध और जिनदत्त सूरी की रचना है चाचरी कालस्वरूप कुलक। दोस्तों, ये विजुअल के रूप में हम कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट्स ज़रूरी हैं वो साथ में दे दें ताकि आप अलग अलग पुस्तकों तक न भटकें। इस वीडियो में ही कुछ पॉइंट्स जुड़े हुए जो इनसे हैं वो एक साथ पा जाएं तो आपके रिवीजन में आसानी हो, इसलिए हम कुछ पॉइंट्स इसमें जोड़ देते हैं। इसी क्रम में देखते हैं, कैमास वध किस प्रसिद्ध रचना का अंश है? ऑप्शन में है परमाल रासो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो ध्यान रखेंगे ये पृथ्वीराज रासो का एक समय है, सर्ग है। ठीक है, 2500 पृष्ठों का एक ग्रंथ शुक्ल जी ने लिखा पृथ्वीराज रासो के बारे में। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने अपने पिछले वीडियोस में भी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के बारे में बताया हुआ है, तो आप उन सभी प्रश्नों को पुरानी वीडियोस में भी जा करके आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेमिनाथ चौपई के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन, विनयचंद सूरी, सोमप्रभु सूरी, राजशेखर सूरी, जिनदत्त सूरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विनयचंद सूरी। नेमिनाथ चौपई विनयचंद सूरी की रचना है। इसमें चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन है। नेमिनाथ चौपई में, इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से विजयसेन सूरी की रचना कौन सी है? ऑप्शन, चंदनबाला रास, आबू रास, रेवंत गिरिरास, संदेश रासक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रेवंत गिरिरास। ध्यान रखेंगे विजय सेन सूरी नाम है। हमने ऊपर जो देखा हुआ है वो विनय चंद सूरी है, नेमिनाथ चौपई, और ये जो है ये विजय सेन सूरी हैं, इनकी रचना है रेवंत गिरिरास। तो नाम थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन थोड़ी बारीकी से इसे अगर आप याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं, गलतियां नहीं होंगी। और हमारे 1000 प्रश्नों के संग्रह जो हिंदी साहित्य का प्रश्न बैंक हमने यूपी टीजीटी पीजीटी और एचटीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है, वो और हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स, यदि आप दोनों एक साथ ऑर्डर करते हैं तो आप इस सहयोग राशि पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बाय पोस्ट 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा और इसी तरह के सारे प्रश्न और प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। नाथ साहित्य में, नाथ संप्रदाय में किसे बालनाथ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन, आदिनाथ, गोरखनाथ,
चरपटनाथ, जलंधरनाथ। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जलंधरनाथ। नाथ साहित्य के अंतर्गत बालनाथ के नाम से जलंधरनाथ को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे नाथों की संख्या 9 है। कौन कौन है? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। ये नवोनाथों के नाम हैं और जिसमें आदिनाथ को शिव की संज्ञा दी गई है और नागार्जुन को रसायनी। ये नागार्जुन हिंदी के कविता वाले नागार्जुन नहीं है, ये नवनाथों में है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इन्हें रसायनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 12 बरस तक कुत्ता जिए, 13 लो जिए सियार, 18 वर्ष तक ही छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यानी 18 वर्ष में ही उसे अपने संपूर्ण जो प्रभुता है, जो उसका यश है, जो विजय है, वो सब प्राप्त करके उसके बाद मर जाना चाहिए। मर जाना ही श्रेयस्कर है और यही श्रेष्ठ उम्र मानी गई। तो ऐसा कौन लिखता है? यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, नेमिनाथ रासो। तो ये पंक्ति किस रचना से है? ध्यान रखेंगे परमाल रासो। परमाल रासो के अंतर्गत ही आल्हा खंड है और उसी में ये पंक्ति है 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। नगेंद्र ने लिखा है कि यह रचना मौखिक रूप में प्राप्त है। इसका कोई लिखित रूप प्राप्त नहीं था। उन्होंने लिखा कि मौखिक रूप प्राप्त है और इसी मौखिक कृति का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड नाम से कराया। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण रचना, इतनी प्रतिष्ठित रचना, और इसका प्रकाशन एक विदेशी विद्वान ने करवाया। 1865 में ये मौखिक रूप में था, इसे लिखित रूप में करवा करके चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड नाम से प्रकाशित करवाया और आज भी हम इस रचना के बारे में जानते और पढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है परमाल रासो के रचयिता कौन थे? ऑप्शन चंद्रबरदाई, दलपत विजय, नरपतनाल, जगनीक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जगनीक। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनीक। जगनीक महोबा के राजा परमर्दिदेव के आश्रित कवि थे। ध्यान रखेंगे, हमने ऊपर तिरहुत के राजा शिव सिंह की बात की थी विद्यापति के संदर्भ में, मिर्जा राजा जयसिंह की बात की थी बिहारी के संदर्भ में, और राजा परमर्दिदेव की बात कर रहे हैं जगनीक के संदर्भ में। तो जगनीक परमर्दिदेव के आश्रित कवि थे। इस रचना में आल्हा और उदल नामक 2 सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसका समय 13वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। इसका समय भी परमाल रासो का ध्यान दीजिएगा, 13वीं शताब्दी यानी 1201 से लेकर 1300 तक, इस बीच में कभी भी इसका प्रकाशन हुआ होगा, इसकी रचना हुई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन थे? तो आप सभी जानते हैं यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से जुड़ती है कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को निम्न में से कौन अर्ध प्रामाणिक मानता है? ऑप्शन श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, दशरथ ओझा, मिश्र बंधु। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं दशरथ ओझा। कर्नल टॉड तो प्रामाणिक मानता है, हमने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि राजस्थान का इतिहास कर्नल टॉड ने लिखा हुआ था, और पृथ्वीराज रासो को महत्वपूर्ण रचना और प्रामाणिक रचना मानना उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी उस रूप में उन्होंने माना। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं कि अर्ध प्रामाणिक मानने वाले और कौन कौन विद्वान हैं। तो नाम ध्यान रखेंगे, मुनिजिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, ये लोग अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। और प्रामाणिक कौन मानता है? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। और अप्रामाणिक कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुरारीदान, वुलहर, श्यामल दास। इतने लोग जो हैं
अप्रामाणिक मानते हैं, पूरी तरह से जाली ग्रंथ कहते हैं शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यापति का जन्म वर्ष क्या है? ऑप्शन 1253, 1301, 1333, 1350। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 1350। विद्यापति का जो जन्म वर्ष है वो 1350 है। इनका उपनाम ध्यान रखेंगे कविशेखर और अभिनव जयदेव, ये ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण उपाधियां और नाम इनके हैं जो पूछ सकता है कि कविशेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन सा रचनाकार जाना जाता है। विद्यापति का नाम ध्यान रखेंगे इस संदर्भ में। अगला प्रश्न है चंद्रबरदाई का जन्म वर्ष क्या है? ऑप्शन 769, 993, 1168, 1353। तो ध्यान रखेंगे 1168 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी और बच्चन ने भी बताया है कि 1168 जन्म वर्ष है चंद्रबरदाई का। इनका जन्म पंजाब के लाहौर में हुआ। इनके पुत्र का नाम क्या था? जल्हड़, जिसने अधूरी पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। पुस्तक जल्हड़ हथ दे, जो ये पंक्ति है, ये जल्हड़ जो है चंद्रबरदाई के पुत्र ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीसल देव रासो में किस रस की प्रधानता मानते हैं? ये वही प्रश्न है जो हमने आपको शुरुआत में बताया और कल आपके लिए टेस्ट के रूप में हमने बताया हुआ था। तो श्रृंगार रस को प्रधान रस मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीसल देव रासो में। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि बीसल देव रासो में कुल 4 खंड हैं। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। बीसल देव रासो में कुल कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। बीसल देव रासो का जो संपादन है, जो टीका है, वो माता प्रसाद गुप्त ने की है। शुक्ल जी के अनुसार यह 100 पृष्ठों का एक छोटा सा ग्रंथ है जो वीर गीत के रूप में प्रसिद्ध है, वीर गीत के रूप में है, किंतु इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। वीर गीत के रूप में तो उपलब्ध है ये, लेकिन श्रृंगार रस की प्रधानता है, शुक्ल जी कहते हैं। वीर रस किंचित मात्र आभास है। संयोग और वियोग के ही गीत कवि ने गाए हैं। जब संयोग और वियोग के गीत गाए हैं तो ये श्रृंगार का ग्रंथ हुआ, लेकिन प्रसिद्ध है ये किस रूप में? वीर गीत के रूप में। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है दलपत विजय, हर्षेण, जयानक, चंद्रबरदाई। तो इसका सही उत्तर है जयानक। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय जयानक। अगला प्रश्न है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन हरिप्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद, सुदामा प्रसाद, ललन प्रसाद व्यास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हरिप्रसाद द्विवेदी। हरिप्रसाद द्विवेदी को ही वियोगी हरि नाम से जाना जाता था। त्रिशूल उपनाम किस रचनाकार का है? ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे गया प्रसाद शुक्ल, सनेही या त्रिशूल, इनका 2 उपनाम था, सनेही और त्रिशूल। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रगतिवादी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना प्रवणता, शोषकों के प्रति घृणा और क्रांति का आह्वान। तो कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वह है कल्पना प्रवणता। कल्पना प्रवणता तो छायावादियों की विशेषता थी। शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई पड़ती है प्रगतिवाद में, शोषकों के प्रति घृणा और क्रांति का आह्वान, इतनी बातें प्रगतिवाद की विशेषता हैं। कल्पना प्रवणता उसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? ऑप्शन उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी। तो ध्यान देंगे कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण दिखाई पड़ता है और इसे ही आधुनिक युग की गीता कहा गया है। दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को ही आधुनिक युग की गीता कहा गया है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दिनकर का काव्य नहीं है, इसमें से कौन सा दिनकर का काव्य नहीं है? ऑप्शन उर्वशी, जयद्रथवध, हुंकार, रेणुका। तो इसका जो सही उत्तर है जयद्रथवध, ये दिनकर की रचना नहीं है।
बाकी 3 उर्वशी, हुंकार और रेणुका, ये तीनों दिनकर की रचना है। अब जयद्रथ वध किसकी रचना है? ध्यान रखेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंडकाव्य है, जो कि सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो जयद्रथ वध 1910 में प्रकाशित है। यह हरगीतिका छंद में लिखा गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। इसे याद रखें और हमारा प्रयास, हमारे वीडियोज़, हमारी क्लासेस आपके लिए यदि उपयोगी होती है, हमारी शैली आपके लिए यदि लाभकर है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी सुधार की संभावनाएं भी होंगी, आप अपनी राय के रूप में कमेंट बॉक्स में देने के लिए सक्षम हैं और आपके लिए हमारे तरफ से पूरे स्वागत है आपके विचार का। हरगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे मैथिली शरण गुप्त को। इन्हें महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है। जमीन पक रही है कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। तो ध्यान रखेंगे केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है जमीन पक रही है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ऑप्शन छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रयोगवाद। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। और इसी संदर्भ में हम जब अपनी आने वाली क्लास में शेखर एक जीवनी भाग 1 जो कि यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा दोनों के पाठ्यक्रम में शेखर एक जीवनी का भाग 1 लगा हुआ है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और तब आपको दिखाएंगे किन किन बिंदुओं से कैसे घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद बनता है और साहित्य में प्रकट होता है। तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह से व्यक्तित्व के निर्माण के लिए लड़ाइयाँ जब चरित्रों ने लड़ी हुई हैं, तब जाके घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद पनपता है। तो ये उस दौर के रचनात्मक लेखन की प्रवृत्ति रही है। ये ध्यान रखेंगे, आपके लिए उपयोगी होगा। आप सभी के लिए प्रश्न है आज का, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ऑप्शन निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। ये प्रश्न आप सभी के लिए है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप ज़रूर दें। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं और उस पर रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे, सही उत्तर होगा यदि आपका। तो ये सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के बड़े परिश्रम से, जो कुछ अब तक हमने पढ़ाया, जो कुछ तथ्य हमारे पास प्रामाणिक पुस्तकों से उपलब्ध थे, वो सभी लेकर के हम आपके समक्ष मौजूद थे। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। एक दिशा निर्देश आपको मिलेगा इन क्लासेस से। और ये हमारे जो नोट्स हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। हमने बहुत मेहनत से और बहुत चुन कर प्रश्नों को, जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है, वन लाइनर के रूप में और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में इसमें कलेक्ट किया हुआ है। साथ ही 1000 प्रश्नों का ये जो हमारा टेस्ट सीरीज़ का कलेक्शन है, ये भी आपके लिए परीक्षाओं के दौरान रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। लगे रहिए जम के। और कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब के जा कर के आप सभी देख सकते हैं, हमने एक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण लघु पत्रिका बनास जन के बारे में एक पोस्टर डाला हुआ है। अमरकांत के ऊपर जो विशेषांक इस बार उन्होंने उनकी जन्म शताब्दी पर प्रकाशित किया है, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण लेख, अमरकांत के साहित्य का मूल्यांकन और मेरा एक आलेख भी आपको मिलेगा। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसके महत्वपूर्ण अंकों को ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों को महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को पढ़ना भी चाहिए, जिससे साहित्य के मूल्यांकन की एक दृष्टि भी दिखती है और पत्रिकाओं से आप परिचित भी होते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।